उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का दावा है कि उत्तर प्रदेश में कानून किसी को हाथ में लेने की इजाजत नहीं है। कानून के साथ कोई खिलवाड़ करेगा, कानून को कोई ठेंगा दिखाएगा तो कानून उसकी गर्दन को उसी प्रकार से पकड़ने का कार्य करेगा जिस तरीके से वह कानून की ध्वजियां उड़ाता था। और कुछ लोग अपने हाथ में क्या लेकर उत्तर प्रदेश की सड़कों पर उपद्रव कर रहे हैं और योगी आदित्यनाथ की पुलिस क्या कर रही है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में जो हो रहा है वो सामान्य नहीं है। उत्तर प्रदेश में जो किया जा रहा है या जो करवाया जा रहा है वो भी सामान्य नहीं है। इस देश में कई नेताओं के ऐसे बयान हैं जिन पर इस तरह के विवाद की ज्यादा गुंजाइश थी। मिसाल के तौर पर कुछ लोगों का अगर नाम लें तो उसमें कई बड़े नेता आज की तारीख में भाजपा में हैं। एक जमाने में सपा में रहने वाले नरेश अग्रवाल, उन्होंने इतना विवादित बयान दिया था, उस पर न किसी सेना ने कोई हमला किया, न उनसे माफी मंगवाई गई, न उनका कोई गर्दन काटने की बात की, क्योंकि उन्होंने तो भगवान का अपमान कर दिया। विस्की में विष्णु बसे, रम में श्री राम, जिनमें माता जानकी और ठर्रे में हनुमान सियावल हुआ। उसी आगरा के एक नेता एसपी सिंह बघेल, उनके खिलाफ कौन लोग खड़े थे और आज वो किनके साथ खड़े हैं। रामजी लाल सुमन ने जो बोला वो किसका अपमान है, आज तक यही तय नहीं हो पा रहा है। और जो लोग विरोध कर रहे हैं वो भी कंफ्यूज हैं। वो राजपूत का अपमान माने या सनातन का अपमान माने या हिंदू का अपमान माने या देश का अपमान माने, इसलिए वो पूरे देश को कंफ्यूज कर रहे हैं। अगर जब वो कहते हैं कि वो राजपूत वंश का अपमान है, उनके महायोद्धा का अपमान है, तो इतिहास के तमाम तथ्य इस बात की गवाही दे रहे हैं कि ऐसा नहीं है। योद्धा होने के बावजूद, एक ताकतवर योद्धा होने के साथ, मेवाड़ वंश के शान होने के साथ वो बाबर को अपना दूत भेजने के गवाही के इतिहास के तथ्यों के साथ मौजूद है। उन्होंने कई लड़ाई राजपूत या राजाओं के साथ भी लड़ी। फिर वो राजपूत राजा जो रणसांगा से लड़ रहे थे, वो राजपूत योद्धा, महायोद्धा, महानायक पूज्य क्यों नहीं है? और रणसांगा केवल इसलिए पूज्य तो नहीं होंगे कि वो बाबर से लड़े खानवा के युद्ध में। रणसांगा एक राजा थे जो कूटनीति के तहत भी राजनीति करना चाह रहे थे। और बीबीसी की रिपोर्ट में रेहान फजल ने सिलसिलेवार एक एक करके तथ्य फिर से आपके सामने रखे हैं, जो मैंने कई वीडियो बना करके आपके सामने पेश किया। बाबरनामा के तथ्य को लोग नकार रहे हैं कि अपना दूत रणसांगा ने बाबर को भेजा कि नहीं भेजा। बीबीसी के इस लेख के मुताबिक सतीश चंद्रा अपनी किताब हिस्ट्री ऑफ मिडवल इंडिया में लिखते हैं कि सन 1517 में हुई लड़ाई में रणसांगा मालवा के शासक महमूद द्वितीय को बंदी बनाकर चित्तौड़ ले आए थे। उसी साल इब्राहिम लोदी ने मेवाड़ पर हमला कर दिया था, लेकिन उसे खतौली में रणसांगा के हाथों हार का सामना करना पड़ा। सतीश चंद्रा लिखते हैं, इसी लड़ाई में एक तीर ने रणसांगा के बाएं बाजू के कवच को भेज दिया। राणा के प्राण बचाने के लिए वैद्य ने उनका एक हाथ काट डाला, क्योंकि पूरे शरीर में जहर फैलने का खतरा हो गया था। बहुत दिनों बाद वो स्वस्थ हुए, लेकिन अब उनका एक ही हाथ रह गया था। रणसांगा ने हिम्मत नहीं हारी और एक हाथ से ही उन्होंने नियमित तलवारबाजी का अभ्यास किया। यह वही समय था जब फरगना घाटी में जन्मा बाबर भारत के दरवाजे पर दस्तक दे रहा था। 1556 में हुई पानीपत की लड़ाई के कुछ दिन पहले इब्राहिम लोदी के दरबार के कुछ लोग बेटे दिलेवर खां के नेतृत्व में बाबर से मिलने पहुंचे थे। उन्होंने बाबर से कहा कि वह भारत आकर लोदी की सत्ता को हटा दे। उनका कहना था कि इब्राहिम लोदी तानाशाह है और अपने दरबारियों का समर्थन खो चुका है। और उसके बाद बाबरनामा का वो हिस्सा जो आज भी एक ऐतिहासिक तथ्य की तरह मौजूद है। बाबरनामा में बाबर लिखता है कि जब हम काबुल में थे, मेवाड़ के राजा रणसांगा का भी एक दूत उनकी शुभकामनाएं लेकर मेरे पास आया था। उसने अपनी योजना बताई थी कि वो आगरा की तरफ से इब्राहिम लोदी पर हमला करेंगे। मैंने दिल्ली और आगरा दोनों पर कब्जा किया, लेकिन उसने मुझे अपनी शक्ल तक नहीं दिखाई। यानी यह कूटनीति के तहत हिस्टोरिकल फैक्ट की तरह मिल रहा है कि बाबर को बुलाने के लिए अपना दूत भेजने का काम रणसांगा ने किया। बीबीसी के इसी लेख में रेहान फजल आगे एक और बात बताते हैं। बाबर के चचेरे भाई मिर्जा हैदर भी अपनी किताब तारीख रशीदी में जिक्र करते हैं कि रणसांगा का एक दूत बाबर से मिलने आया था।
बाबर के एक और जीवनीकार स्टैनली लेन पूल ने भी अपनी किताब बाबर में राणा सांगा के दूत के बाबर से मिलने का जिक्र किया है। यानी ये हिस्टोरिकल फैक्ट अगर आगे बढ़ रहा है तो ये कैसे लोग कहते हैं कि इसका कोई प्राइमरी एविडेंस नहीं है। एक और इतिहासकार रघुवीर सिंह अपनी किताब पूर्व आधुनिक राजस्थान में लिखते हैं, राजपूतों की राजनीतिक दूरदर्शिता की कमी ने राणा सांगा को बाबर को काबुल से आमंत्रित करने के लिए प्रेरित किया था ताकि कमजोर इब्राहिम लोदी को लड़ाई में हराया जा सके। इसी तरह राणा सांगा की मृत्यु के बाद उनकी एक रानी कर्मवती को अपने बड़े बेटे विक्रमजीत को मेवाड़ की गद्दी पर बैठाने में मदद करने के लिए अपने दुश्मन बाबर से मदद लेने में कोई हिचक नहीं हुई थी। इतिहासकार रघुवीर सिंह की किताब है पूर्व आधुनिक राजस्थान। अब राणा सांगा के पहले का इतिहास, राणा सांगा के बाद का इतिहास, अब ये जब खुलने लगा तो फिर इतिहास के तथ्यों को झुठलाकर कुछ लोग अपने जातिगत अहंकार और अभिमान से राजनीति के इशारे पर एक दलित सांसद के ऊपर हमला करना चाहते हैं। तो इससे साबित होता है कि उन्हें इतिहास से कोई वास्ता नहीं, उन्हें अपने महानायक का कोई वास्ता नहीं। वो कुछ प्रायोजित तरीके से उत्तर प्रदेश की राजनीति में हस्तक्षेप कर रहे हैं और दूसरी तरफ इस देश की सामाजिक व्यवस्था में हाशिए पर ढकेले गए दलित पिछड़े लोगों को इस बात का एहसास करा रहे हैं कि अब हमारा दिन लौट रहा है। एक और किताब मेवाड़ एंड द मुगल एम्परर में जीएन शर्मा एक सवाल उठाते हुए कह रहे हैं कि उस समय बाबर की एक योद्धा के रूप में ऐसी कोई ख्याति नहीं थी। उसके अलावा राजपूतों के दूसरे राजाओं के पास दूत भेजने की पहले कोई परंपरा नहीं थी। सतीश चंद्रा ने इस बात को और रेखांकित करते हुए आगे लिखा, बाबर के चतुर चालाक नेतृत्व ने अपने से 3 गुना बड़ी सेना को हरा दिया। तोपखाने के इस्तेमाल से लोग इब्राहिम लोदी के हाथ भड़क गए थे। वो अपनी ही सेना को रौंदते हुए भागने लगे थे। बाबर की अनुशासित और व्यूह रचना में कुशल सेना ने इब्राहिम लोदी को परास्त कर दिया और दिल्ली पर बाबर का आधिपत्य हो गया। द मुगल्स ऑफ इंडिया में और इसे एलोबरेट करते हुए लिखते हैं कि बाबर ने राणा सांगा पर समझौते के उल्लंघन का आरोप लगाया। उसका कहना था कि राणा सांगा ने उसे भारत आमंत्रित कर इब्राहिम लोदी के खिलाफ लड़ाई में उसका साथ देने का वादा किया था, लेकिन बाबर की लड़ाई के दौरान वो उसकी मदद के लिए सामने नहीं आया था। हमें नहीं पता कि सांगा ने बाबर से क्या वादा किया था। शायद उन्होंने ये सोचा होगा कि तैमूर की तरफ बाबर भी लूट मार कर वापस चला जाएगा, लेकिन बाबर के भारत में बने रहने के फैसले ने हालात पूरी तरह से बदल दिए। हरबंस मुखिया अपनी किताब द मुगल्स ऑफ इंडिया में लिखते हैं, वो राणा सांगा की कूटनीति से भी परिचित हो गया था। जब लाहौर विजय के बाद उसे दिल्ली आक्रमण के समय सहायता का आश्वासन तो दिया, लेकिन सहायता नहीं दी। बाबर जान गया कि राणा सांगा अफगान शक्ति को कमजोर कर दिल्ली पर हुकूमत करने का इच्छुक था, लेकिन दिल्ली पर हुकूमत करने की इच्छा तो खुद बाबर भी रखता था। इन तमाम हिस्टोरिकल फैक्ट से एक राजा का विश्लेषण इतिहासकार कर रहे हैं। वो राजा शूरवीर था, वो राजा योद्धा बड़ा था, वो ताकत से लड़ता था, लेकिन वो राजा था, देवता नहीं था। और वो एक जाति के लिए न लड़ रहा था, न एक धर्म के लिए लड़ रहा था। अगर ऐसा होता तो राणा सांगा अपने जीवन की कोई लड़ाई किसी राजपूत राजा के खिलाफ न लड़े होते या किसी हिंदू के खिलाफ न लड़े होते, लेकिन इतिहास इन दोनों बातों को गलत साबित करता है। इसका अर्थ यह है कि एक राजा, ताकतवर राजा, अपनी कूटनीति से अपने राज्य के विस्तार की कोशिश कर रहा है। राजा को राजा ही रह करके पढ़ा जाए। अपमान स्वाभिमान की आड़ में कुछ और किया जा रहा है उत्तर प्रदेश की राजनीति में। बीबीसी के ही लेख में आगे विलियम रशब्रुक की किताब बाबर एंड एम्पायर बिल्डर ऑफ द 16th सेंचुरी में एक प्रसंग मिलता है। राणा सांगा की शोहरत और हाल ही में बयाना में मिली जीत ने बाबर के सैनिकों की हिम्मत तोड़ दी थी। अपने सैनिकों का उत्साह बढ़ाने के लिए बाबर ने ऐलान किया कि राणा सांगा के खिलाफ लड़ाई जिहाद होगी। लड़ाई से पहले उसने शराब के सभी बर्तन तोड़कर यह जताने की कोशिश की कि वो कितना कट्टर मुसलमान है। उसने अपने पूरे राज्य में शराब की खरीद फरोख्त पर प्रतिबंध लगा दिया।
यानी 1556 के पानीपत के युद्ध के बाद से जब बाबर ने इब्राहिम लोदी को हरा दिया, तो उसके बाद बाबर को यह समझ में आया कि एक वीर योद्धा मेवाड़ का राणा सांगा अब उनके लिए एक चुनौती बन सकता है। इसलिए खानवा के युद्ध की पृष्ठभूमि पानीपत के युद्ध के बाद से बनने लगी थी, जिसके कुछ सूत्र पीछे तक जाते हैं जब बाबर भारत आ रहा है। और उसके बाद 1527 में खानवा का युद्ध होता है। ताकत से लड़ते हैं राणा सांगा, हिम्मत से लड़ते हैं, मगर हार जाते हैं। यह एक राजा का युद्ध था, और राजाओं के युद्ध को आज सियासत क्या बनाने पर तुली हुई है। अब वो चाहती है कि एक दलित सांसद ने जो बोला उसकी मंशा उन्होंने साफ कर दी। उनकी मंशा भारतीय जनता पार्टी और दक्षिणपंथी खेमे के द्वारा इस देश के बराबर के नागरिकों, इस देश के बराबर के शहरी मुसलमानों को जलील करने, अपमानित करने के लिए उन्हें बार बार औरंगजेब और बाबर से जोड़ना गलत है। समाजवादी पृष्ठभूमि से आने वाले रामजीलाल सुमन इस बात की कोशिश कतई नहीं कर रहे थे कि वो किसी जाति का अपमान करें, किसी राजा का अपमान करें। वो इस राजनीति के खिलाफ खड़े थे जिसकी ट्रेनिंग बाबा साहब अंबेडकर के विचारों ने और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के समाजवाद ने उनको दी थी। और राणा सांगा पर उनके बयान को उसी अर्थ में लिया जाना चाहिए, लेकिन वह बयान राज्यसभा में दिया गया जो कार्रवाई से निकाल दिया गया। उसके बाद तलवार लहराई गई, खुलेआम गालियां दी गई, खुलेआम हमले करने की कोशिश की गई। और उत्तर प्रदेश में सब जायज है, सोशल मीडिया भरा पड़ा है, अपमान की गालियां दी जा रही हैं एक दलित सांसद को। इसे क्यों नहीं इस रूप में देखा जाए कि वापस इस देश में सामंतशाही को लाने के लिए सत्ता में बैठे कुछ लोग कोशिश कर रहे हैं, और हिटलर के ट्रूपर्स की तरह कुछ लोगों को हवा दे रहे हैं। हवा दे रहे हैं कि इस देश के दलितों पिछड़ों को तुम ऐसे ही समझना, इस देश के दलितों पिछड़ों के ऊपर तुम तलवार लेकर हमला करने, गोली मारने, सर काटने, किसी भी चीज की धमकी दे सकते हो, तुम्हारे पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। लेकिन कोई इस देश में भाजपा ज्वाइन कर ले और कितना भी बड़ा विवादित बयान दिया हो, उस पर कोई माफी, कोई हमला नहीं। यह साबित करता है कि इस देश को वापस 1980 और 90 के पीछे ढकेलने की कोशिश हो रही है। संविधान को खत्म करने की कोशिश की जा रही है। इस देश को मंडल आंदोलन से जो हासिल हुआ था, इस देश के दलितों पिछड़ों ने फूले, अंबेडकर, पेरियार, लोहिया की विरासत से जो हासिल किया, बराबरी का, न्याय का, समता का अधिकार, उसे वापस छीनने की एक साजिश की बू आ रही है। इसलिए यहां अपने महानायक के अपमान के बदला लेने से ज्यादा बड़ी बात यह है कि समाज में फिर से यह एहसास कराया जाए कि ताकतवर कौन होता है और कौन है जिसको कभी भी गाली दी जा सकती है, कभी भी मारा जा सकता है, धमकाया जा सकता है। मगर अफसोस कि इस देश में बाबा साहब का संविधान 75 साल पूरे कर चुका है। उस संविधान ने इस देश के हर जाति, हर तबके को एक स्वाभिमान और सम्मान दिया है। ये देश चलेगा तो बाबा साहब के संविधान से चलेगा। और पीडीए के लोग इस बात को समझ रहे हैं कि यह हमला रामजीलाल सुमन पर नहीं हो रहा। यह धमकी और यह डर का माहौल केवल एक सांसद के लिए मैसेज नहीं दिया जा रहा, पूरे समाज के लिए है। क्यों नहीं ये समाज इसको इस रूप में ले? क्योंकि इतिहास का तथ्य कुछ और कह रहा है, और इतिहास का तथ्य साबित करता है कि बात वो है ही नहीं जिस पर इतनी बड़ी बड़ी सेनाएं बना करके हमले करने की तैयारी की जा रही है। हमला जहां करना था वहां क्या हुआ, और हमला जहां नहीं कर सकते क्योंकि देश में संविधान लागू है, वहां क्या हो रहा है। और कहां है वो लोग जो दुहाई देते हैं कि उत्तर प्रदेश में कानून का राज है। असल में उत्तर प्रदेश में यही राज है जो किया जा रहा है। एक बार आप ठहर कर सोचिएगा जरूर, और केवल उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरे देश के दलितों, पिछड़ों को इस बात को ठहर कर सोचने की जरूरत है कि बात अगर एक बयान की थी तो बयान देने वाले जाने कितने लोग आज बीजेपी में शामिल हैं। एक के घर पर हमला इस तरह से नहीं हुआ, एक को इस तरह से अपमानित नहीं किया गया, फिर इस मामले को इतनी तूल क्यों मिल रही है? और इसकी तह में अगर जाएंगे तो आपको इस देश की सामाजिक राजनीतिक द्वंद्व समझ में आ जाएगा। एक तरफ मनुस्मृति है, एक तरफ बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का संविधान है। और मैं यकीन दिलाता हूं, हिंसा हारेगी, नफरत हारेगी, सामंतशाही हारेगी, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का संविधान जीतेगा।
क्योंकि इस देश ने संविधान से स्वाभिमान लिया है, अभिमान लिया है और अपनी आवाज को बुलंद करने का एक लोकतांत्रिक अधिकार लिया है। आपका क्या मानना है इस पूरे प्रकरण पर नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर ये वीडियो जरूरी लगे तो उन लोगों तक जरूर पहुंचाइए जो इस पूरे प्रकरण से जुड़े हुए हैं। झूठ को सच से शिकस्त दी जा सकती है। किसी बहकावे में न आए, हिंसा का रास्ता न अख्तियार करें और सरकार से गुजारिश कि ऐसी हिंसा उनके लिए भी भारी पड़ेगी। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लोगों तक पहुंचाएं। फिर मिलेंगे किसी और जरूरी विषय पर विश्लेषण के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।